अन्य सालों के मुकाबले इस बार सर्दी की शुरुआत काफी लेट हुई। इन दिनों हरियाणा में गेहूं बुआई का कार्य चल रहा है। किसान अपने खेतों में गेहूं बुआई कर रहे हैं, लेकिन मौसम जो है वो किसानों का साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले सालों के मुकाबले बात की जाए तो इस बार ठंड काफी कम है और गेहूं की खेती के लिए सर्दियों का जो मौसम है वो अनुकूल रहता है। ऐसे में अब किसान चिंतित है कि यदि सर्दी समय पर नहीं पड़ती है तो कहीं उनकी गेहूं की फसल पर इसका असर ना पड़ जाए। तो वहीं डॉक्टर रतन तिवारी, निदेशक भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने बताया कि इस बार मौसम में इतनी ठंड नहीं हुई है। अभी 4 दिन से ही मौसम में थोड़ी ठंडक हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तापमान ज्यादा नीचे नहीं गया, जिसके चलते कुछ किसानों को ऐसा लग रहा है कि गेहूं की बुआई में कोई प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक गेहूं की बिजाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है और जैसे अब मौसम में परिवर्तन होता जा रहा है जो काफी अच्छा है, लेकिन जिस किसान भाई ने गेहूं की बिजाई नहीं की है उनके लिए ये थोड़ी समस्या भी खड़ी कर सकता है। संस्थान के निदेशक ने बताया कि 15 नवंबर तक गेहूं की बुआई का सबसे उचित समय माना जाता है, लेकिन कुछ किसान भाइयों के खेत बिजाई के योग्य नहीं हुए हैं और उनको किसी वजह से देरी हो रही है, तो वे भूलकर भी 25 नवंबर के बाद आगे की बुआई ना करें। 25 नवंबर के बाद केवल पछेती किस्म की ही बुआई करें। संस्थान द्वारा ऐसी कई वैरायटी निकाली गई है जो 25 नवंबर के बाद बीजी जा सकती है, केवल उनका ही प्रयोग करें। वहीं किसानों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जैसे ही 2-3 दिन से मौसम में परिवर्तन हुआ है, पछुआ हवा चलने से दूषित वातावरण साफ हुआ है। धन्यवाद। अभी जो मौसम आजकल है उस हिसाब से आप देख रहे होंगे कि तापमान में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में, और अब गेहूं के बहुत अनुकूल मौसम बन गया है। पिछले दिनों ज़रूर थोड़ा सा तापमान 2 डिग्री के आसपास अधिक चल रहा था, लेकिन तब तक किसान भाइयों ने बिजाई थोड़ा सा बाद में शुरू की थी इस बार, किन्हीं वजहों से। तो ज़्यादा एरिया उस टाइम कवरेज में नहीं था, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और अब तापमान काफ़ी अनुकूल आ चुका है, इसलिए हमें अब आशा है कि इस बार गेहूं का उत्पादन जो लक्ष्य है उसको हम लोग पा सकेंगे। सर, कौन कौन सी अच्छी वैरायटी इस बार रिलीज की गई जिससे किसान भाइयों को काफी बेनिफिट हो और मुनाफा भी अधिक हो? पिछले साल हमने 11 वैरायटीज़ रिलीज़ की थी और उसमें एक दो अलग क्षेत्र में उसका हुआ था अनुमोदन। इस बार अभी वैरायटी आइडेंटिफिकेशन कमेटी की मीटिंग हो चुकी है और अभी सीवीआरसी में वैरायटीज़ जाएंगी, तो उनका अभी आना शेष है। तो कुछ और नई प्रजातियां भी अगले सीवीआरसी के मीटिंग के बाद किसान भाइयों तक पहुंचेंगी। सर, इस जी टारगेट कितना रखा गया? पिछली बार कितनी बार, इस बार कितना रखा गया? जी, तो इस बार का जो टारगेट है वो 115 मिलियन टन का है, और पिछले बार का जो उत्पादन रहा है वो 113.29 मिलियन टन रहा है, जो कि काफ़ी रिकॉर्ड अच्छा उत्पादन था और रिकॉर्ड उत्पादन भी था पिछली बार। और इस बार जो स्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि इस बार हम फिर टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो कोई लेट वैरायटी भी रिलीज की है जिससे किसान भाई लेट हो जाते हैं अपनी बिजाई करने में के लिए? इस क्षेत्र के लिए कुछ प्रजातियां हैं हमारे पास, और उनमें से एक प्रजाति जो अभी सीड चेन में आ रही है और किसानों तक पहुंचेगी वो JKW 261 है। वो भी एक अच्छी प्रजाति है। ऐसे तो DBW 173 है, या WH 1121 एक प्रजाति है, PBW 752 है, और उसके अलावा पुरानी वैरायटीज़ हैं कुछ जो किसान भाइयों को हम इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि उसमें रतुआ आने लगा है, तो उसको अगर न लगाएं तो ज़्यादा अच्छा पुरानी हो जाती है। सर, जिस तरीके की फसल मौसम में परिवर्तन हुआ तो इसमें इस बार किस तरीके की दवाइयों का विशेषकर किसान ध्यान रखते हैं? कितनी मात्रा में दवाई का विशेष? देखिए, किसान भाइयों से अनुरोध है कि एक तो सबसे खास बात है कि मौसम के पूर्वानुमान आजकल आते हैं, उसको ज़रूर ध्यान में रखें कोई भी अपना कार्यवाही कर रहे हैं खेतों में तो। और उसमें एक सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे यहाँ से एक एडवाइज़री निकलती है हर 15 दिन पे। तो पहली एडवाइज़री 14 नवंबर को हमने जारी कर दी है, तो उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चिन्हित की जाती हैं, उसमें डिस्क्राइब की जाती हैं। अगर उनको देखेंगे तो उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहेगी। वो व्हाट्सएप पे भी है, फेसबुक पे भी है, हमारे जो वेबसाइट पे भी है।
और जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी हम ज़रूर बताते रहेंगे उनको। 2-3 बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा किसान भाइयों से। एक तो ये कि खाद की जितनी मात्रा हो डालने के लिए कही जाती है उतनी ही डालें। अधिक खाद डालने से कुछ ऐसा नहीं होता कि उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा, उससे बल्कि उल्टा नुकसान भी हो सकता है। दवाइयों की जहाँ तक बात है, जब तक कोई परामर्श न मिले ऐसा विशेषज्ञों से कि कोई डिजीज़ आ रही है, कोई व्याधि आ रही है, तब तक अननेसेसरली सिर्फ कहने से किसी का दवाई न डालें, क्योंकि वहाँ आपका पैसे का भी नुकसान है और उसमें अगर रेसिड्यू जाता है वो भी अच्छी बात नहीं है, आपकी मिट्टी में भी जा रहा है, आपके एनवायरनमेंट में भी जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि दवाओं का और खाद का जो रिकमेंडेशन है उसी को इस्तेमाल में करें, उतना ही इस्तेमाल में करें, उससे ज़्यादा ना करें कृपया। काफ़ी एरिया ऐसा है जहाँ का पानी खारा है, वहाँ के लिए कोई वैरायटी जिससे किसान अच्छा उत्पादन ले सके, कोई रिलीफ की है कोई variety? तो केआरएल सीरीज़ की वैरायटीज़ हैं, केआरएल सीरीज़ की 219 है मेरे ख्याल से, 210 है, 219 है और नई प्रजातियां भी आ रही के आर एल। उनमें के आर एल शुरू में लिखा रहता है, वो ध्यान दें। किसान भाई कई बार नंबर से सिर्फ याद रखते हैं, तो अगर उसका शुरुआती नाम भी अगर ध्यान में रखें तो के आर एल अगर उस पर लगा हुआ है तो उसका मतलब कलर जमीन के लिए अच्छी वैरायटी होगी। तो उन किसान भाइयों को आपकी तरफ से कुछ मैसेज रहेगा क्या, जो इस जगह पे खेती करते हैं? ऐसी जगहों पे खेती करने वाले भाइयों से निवेदन है कि वो जो नॉर्मल प्रजातियां बाकी जगहों के लिए हैं उनमें थोड़ा सा हो सकता है नुकसान की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो जो के आर एल सीरीज़ की वैरायटीज़ हैं उनके अंदर वो गुण रहता है, वो कलर ज़मीन के लिए ही बनाई गई हैं, उनमें टेस्ट की गई है। तो अगर वो लगाएंगे तो एक तो वहाँ से बचाव हो जाएगा, फिर उसके बाद पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सॉल्ट बाद में ऊपर आता है ना, जैसे जैसे पानी मॉइस्चर कम होता है। तो अगर सिंचाई की सुविधा है तो उसको देते रहेंगे समय से, तो निश्चित रूप से उनके वैरायटी कैसे लगती है, कुछ फर्क पड़ता है उसमें? नहीं, वैरायटी तो ग्रेन एक बार आ गया तो ग्रेन तो ऐसा ही रहता है, ग्रेन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डॉक्टर साहब किसान भाइयों को क्या कुछ मैसेज रहेगा, क्योंकि कोई लेट वैरायटी भी आगे लगाएंगे हम, जिस तरह समय उनका निकल जाता है, इन किसान भाइयों का आपको कैसे मैसेज? हाँ, कुछ जगहों पे जहाँ गन्ना की खेती करते हैं या आलू लगा रखी है कुछ किसान भाइयों ने, या लेट अभी राइस जी की कटी है, तो वहाँ के लिए निश्चित रूप से अगर आप पिछेती बिजाई बिजाई के लिए जो अनुमोदित प्रजातियाँ हैं, अगर आप उनको लगाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, बनिस्बत इसके कि आप जो अर्ली सोन या टाइमली सोन वैरायटीज़ उस टाइम पे लगाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक विशेष गुण होता है कि वो एक तो जल्दी पक जाएंगी और दूसरा तापमान का उतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि बाकी प्रजातियों पर। इस बार का टारगेट कितना था? इस बार का टारगेट 115 मिलियन टन का है। हो रहा है फसलों पे कितना असर गेहूं की बिजाई पर, क्या कुछ इस बार विशेष देख रहे हैं? देखिए, जो हाल ही में पिछले 2-3 दिन से मौसम में परिवर्तन आया है और धुंध का आगाज रहा है, काफ़ी गहरी धुंध थी, उसमें कुछ घटना भी घटित हुई हैं। और इस जो मौसम में परिवर्तन आया है उसका सबसे बड़ा ये है कि एक तो वातावरण में जो पोल्यूशन कंटेंट था वो बहुत ही अधिक मात्रा में था, ऊपर से धुंध होगी और सारा जो मौसम है गड़बड़ा गया। अब पछुआ हवा चली है और उसमें मौसम साफ हुआ है और जो तापमान है दिन का, जहाँ तापमान दिन का 31 डिग्री तापमान था वो लुढ़कर 25-24 पे आ गया है और रात का तापमान जो 17-18 पे था वो लुढ़कर 14 पे आ गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि गेहूँ लगाने के लिए, गेहूँ बिजाई करने के लिए हमारे को दिन और रात का जो तापमान होता है उसका जो औसतन है वो 22 डिग्री तापमान चाहिए। तो अब 22-21 तापमान चल रहा है, जो कि गेहूँ बिजाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है, गेहूँ और जौ के लिए। तो जो किसान भाई बिजाई कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी लाभप्रद रहेगा और इसमें गेहूँ जो है उसको एक ठंडा मौसम मिलता है और आने वाले दिनों में भी, क्योंकि शिमला, कुफरी और मनाली में बर्फबारी हुई है, उसका असर और देखने को मिलेगा और इससे जो गेहूँ का उत्पादन है फुटाव बहुत होगा, किसान की लागत कम होगी और उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कितना कितना इससे लाभ कितना किसानों को होगा, इससे समय बचेगा कैसा? देखिए, इसमें क्या होता है कि समय की बात नहीं है, जब वो ठंड कम पड़ती है तो किसान का जो तो व्यय है, बार बार यूरिया स्प्रे देना, उसकी फुटाव कराने की कोशिश करता है कि अधिक मात्रा में उसकी फुटाव हो। लेकिन अब नेचुरल आ गई है, प्रकृति आ गई है ठंड लेकर, तो गेहूं जो सी है वो ठंड की फसल है, जितनी अधिक उसको ठंड मिलेगी उतनी वो फुटाव करेगी, उतने उसमें कल्ले निकलेंगे, उसमें उतना उत्पादन होगा। इससे किसानों का जैसे ही उत्पादन बढ़ेगा, उसके उत्पादन किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी और जो देश है वो भी अपना जो खाद्यान्न जो हमारा है उसमें और निर्भर करने यूरिया मुक्त रहेगा इसका, इसको थोड़ा यूरिया की मात्रा कम बढ़ जाती है
अगर फुटाव अच्छा पड़ता है, ठंड ज़्यादा पड़ती है तो उत्पादन हमेशा बड़ा है। अगर ठंड 10 नवंबर के आसपास 10 अप्रैल के आसपास चली जाती है, ठंड का आगाज रहता है, तो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हो सकता है। आपका नाम? मेरा नाम गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट कर्नल हरियाणा से।